हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मेरा नाम है मंजरी सिंह। कल यानी कि 9 जून को आपका CUET PG LLM का एग्जाम हो चुका है। रिव्यू से ये पता चला कि पेपर वाज नॉट वेरी मच टफ। पेपर वाज लाइक कि अगर किसी ने पढ़ रखा है, अगर किसी ने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है सिलेबस को देखते हुए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल पेपर नहीं आया था। डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। इससे पहले 15 जून से हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो रहा है क्लैट पीजी और बाकी LLM एग्जाम्स के लिए। इसमें मैं लेने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं MSING10। इससे आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो ये है कि डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, आपको इन क्लास PDF मिलेगी अलॉन्ग विद डेली केस एनालिसिस। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स फॉर 18 मंथ्स, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फॉर 12 मंथ्स और 6 मंथ्स, आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अभी ये स्पेशल लाइव क्लास की अगर मैं बात करूँ तो आप अनअकैडमी के ऐप पर अगर जाएंगे तो आपको ये मेरी स्पेशल लाइव क्लास मिल जाएगी। ये एकदम फ्री क्लास है, इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज है जो मैंने स्टार्ट करी है फ्रॉम यस्टरडे, और इसमें मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करूँगी। तो ये आपकी होगी हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एट 8:30 PM। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप पर डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लस अगर आपको क्लैट पीजी और अदर LLM अपडेट्स चाहिए तो आप ये जो है QR कोड हमारा स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी क्लैट पीजी मंजरी से। चलिए फिर हम बात करते हैं बेसिकली हाउ वाज द पेपर। ठीक है, अगर मैं पेपर का एनालिसिस करूं किस तरीके का पेपर आया था, तो इसमें आपको पता है कि आपका पेपर पार्ट ए और पार्ट बी दो में डिवाइडेड था। ठीक है, पार्ट बी आपका लॉ से रिलेटेड था और पार्ट ए आपका जनरल था। अब इसमें हमें क्या समझना है कि जनरल से कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो बेसिकली अगर मैं इंग्लिश वाले पार्ट की बात करूं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो वो आया था कॉम्प्रिहेंशन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आएगा ही आएगा। और उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए थे कुछ 4 से 5। वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल इतने सिंपल थे कि आपको पैसेज में उसका आंसर मिल जाएगा। जितना भी मैंने रिव्यू लिया है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू के बेसिस पर आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, कोई टफ पैसेज नहीं था, उसी में आंसर मिल जा रहा था। दूसरा, इंग्लिश के पार्ट में आपको एरर वाले क्वेश्चन आए थे कि स्पेलिंग आपको 4 दे दी गई थी ऑप्शंस में, तो उसमें आपको गलत या सही वाला फाइंड आउट करना था। एरर स्पेलिंग वाले 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैथ्स, तो मैथ सेक्शन में जनरल, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब आपने CUET PG की स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस करी थी, तो उसमें मैंने कहा था कि आपका जो 10th क्लास तक की मैथ्स होती है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल हो सकता है टफ हो थोड़ा, लेकिन पूछी वही चीजें जाती हैं, एलिमेंट्री मैथ्स जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि इन्होंने परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, इन्होंने आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। ज्यादातर क्वेश्चन जो देखे गए वो थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें एक ही क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट आपसे ये पूरी चीजें पूछ ली थी। लाइक उसमें प्रॉफिट भी बता दिया, उसमें परसेंटेज निकालना था और रेशियो के फॉर्म में बताना था। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। अगर मैं सेकेंड बात करूं आपका GS वाला पोर्शन, तो GS से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। इसमें आपका जो है एक तो कुछ खारिफ से रिलेटेड था, खारिफ क्रॉप्स होती है ना, इससे रिलेटेड आपके कुछ 2 स्टेटमेंट्स असर्शन रीजनिंग वाले जो होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस थे। अच्छा, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत देखे गए, क्यों? क्योंकि अब इसके पीछे का लॉजिक अगर मैं बताऊं तो ये CUET NTA ने कराया था। ठीक है, और NTA ही है जो नेट का पेपर भी कराता है। अब आप लोग LLM कर लोगे, LLM के बाद यू विल बी गिविंग नेट, तो आपको ये एडवांस में बता दूं कि NTA ही नेट भी कराता है, और नेट का जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पर भी आपको स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, असर्शन और रीजनिंग वाले बहुत मिलेंगे। नेट के कुछ फेवरेट पैटर्न है, एक हो गया असर्शन रीजनिंग वाले, एक हो गए स्टेटमेंट्स वाले, फिर एक होता है क्रोनोलॉजी बेस्ड, है ना, जिसमें आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग करना होता है, ईयर वाइज करना होगा, या फिर वो दे देंगे केस लॉज, अब आप इसको ईयर वाइज सेटल करो,
या फिर सेक्शंस, कुछ टॉपिक्स दे देंगे, उनके सेक्शंस को सेटल करो। एंड द लास्ट मैच द फॉलोइंग, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन तो रहता ही है। ये नेट का पैटर्न है। तो समवॉट कुछ इससे मिलता जुलता ही कल के पेपर में भी, सीयूईटी में भी देखा गया, जिसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई कि कुछ आईपीसी वगैरह के टॉपिक्स दे दिए गए और उनको क्रोनोलॉजी असेंडिंग ऑर्डर में करना था, सेक्शन वाइज, कि पहले कौन सा सेक्शन है, कौन सा बाद में है। ठीक, तो आपको सेक्शन याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। इन द सेम वे मैच द फॉलोइंग देखा गया सीआरपीसी में। ठीक, अभी डिटेल में इस पे बात एक बार कर लेते हैं, पहले मैं जीएस का देख लूं। तो जीएस में जैसे खारिज से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें असर्शन, 2 स्टेटमेंट वगैरह थे, आपको सही गलत बताना था। ठीक है, उसके बाद जो है हाँ, बिस्मिल्लाह खान जो हैं, इनका थोड़ा भाई सितार, सरोद, ये सब करके आपका ऑप्शन में दिया गया था। दिस वाज मैच द फॉलोइंग से आपका क्वेश्चन आया था। व्हेन वी टॉक अबाउट द एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग मैंने कहा ही था कि आपसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ब्लड रिलेशन पूछा गया था। ठीक है, ब्लड रिलेशन के बाद आपसे जो है हाँ, सीरीज वगैरह वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये थे, और बहुत ज्यादा मतलब सिंपल ही क्वेश्चंस थे, कोई बहुत टफ नहीं थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉ की। लॉ में ये देखा गया, मैंने पहले ही कहा था लॉ आपका डिवाइडेड है दो में, मेजर और माइनर में। तो लॉ में ये देखा गया कि माइनर से क्वेश्चंस बहुत आए। माइनर में आपका व्हाइट कॉलर क्राइम्स जो था, व्हाइट कॉलर क्राइम से आपके 4-5 क्वेश्चन आए। ठीक है, मैंने कहा था ये पेपर ऐसा है जो लोग छोड़ के जाएंगे, ये शायद नहीं पढ़ के जाएंगे। तो उन्होंने समवॉट इन चीजों पे फोकस किया। उन्होंने कंपटीशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, इन्होंने आपका आर्बिट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछा था। आर्बिट्रेशन से आपके लगभग आए थे 4 से 5 क्वेश्चन। 4 से 5 एक्सीड नहीं हो रहा था, लेकिन 4 से 5 लगभग देखे गए। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इधर, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से भी इन्होंने 4 से 5 ही पूछा, क्योंकि द थिंग इज कि आपका लॉ का पेपर वो 75 क्वेश्चंस। ठीक है, अब 75 में कोई कितना ही पूछ लेगा एक पेपर से, तो इन्होंने 4-5 पूछ के बैलेंस मेंटेन रखा। अच्छा, एक चीज जो बहुत देखी गई वो ये थी कि सीआरपीसी में मोर देन 5 क्वेश्चंस थे। सीआरपीसी में 5 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो भी केस लॉज बेस्ड थे। केस लॉज बेस्ड थे। दूसरा मैच द फॉलोइंग था, मैंने अभी प्रीवियस डिस्कस किया। लाइक इन्होंने क्या किया कि अरेस्ट के कुछ वो केस लॉज दे दिए थे। जैसे अरेस्ट में आप जानते हो टीके बासु का केस है, जोगिंदर का केस है, इस तरीके के कुछ केस लॉज दे दिए और पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नॉट रिलेटेड टू अरेस्ट। ठीक है, तो समवॉट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपसे केस लॉज पूछा गया। ठीक है, आपसे सेक्शंस पूछे गए हैं, तो सीआरपीसी के क्वेश्चंस देखने को मिले। वहीं पे इफ वी टॉक अबाउट सीपीसी, तो सीपीसी के क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सीआरपीसी से प्रोसीजरल से पूछा गया तो सीपीसी भी नहीं, सीपीसी से नहीं था। देन इंडियन एविडेंस एक्ट से थे क्वेश्चन आपके। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट से आपके 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर फैमिली लॉ से अगर बात करूं, तो फैमिली लॉ से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस थे। देन कॉन्ट्रैक्ट, अगेन बहुत बेसिक सा आता है पेपर आपका, तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, जूरिस्प्रूडेंस से देयर वाज क्वेश्चन। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस से आपके पूछे गए थे, वही बेसिकली बुक वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, बुक किसने लिखी है और ये आइडियोलॉजी टाइप के। हाँ, इंटरनेशनल लॉ से पूछा गया, ह्यूगो ग्रोशियस वाला आपका क्वेश्चन था, जिसमें फादर का पूछा गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ के आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। माइनर में बात करें तो आरटीआई से पूछा गया था। आरटीआई में पूछा गया था एनफोर्समेंट डेट। ठीक है, एनफोर्समेंट डेट आरटीआई में पूछी गई थी, प्लस एक और अगर हम छोटा सा लॉ माने, लिमिटेशन एक्ट, तो लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन था। देखिए, मैंने आपको बता दिया काफी, मतलब मैं आपको वेटेज भी बता रही हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट्स भी बता रही हूँ कि उन्होंने किस किस पर फोकस किया, क्योंकि ये पेपर बहुत नया है, अभी इससे पहले सिर्फ एक बार हुआ है, तो हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करते रहें, राइट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड आपका हो गया। दूसरा हाँ, मेन तो यही आपके थे जो मुझे रिव्यू से इतना पता चल पाया, क्योंकि वही बात है ना, ऑनलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ऑनलाइन में जितना किसी को याद रहता है वो रिव्यू दे देते हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। ठीक है, सो द थिंग इज, अब मैं अगर एक कंक्लूजन पर आऊँ, ठीक है, आपको सीयूईटी की अगर प्रिपरेशन करनी है तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फर्स्टली फोकस ऑन द सेक्शंस। ठीक है, सेक्शंस पे ध्यान देना है
क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजी, अगेन मैंने कहा मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग में आपसे ये पूछा जा सकता है, सीधे सीधे नहीं पूछेंगे अंडर विच सेक्शन, लेकिन मैच में दे देंगे, तो आपको एटलीस्ट मैच में दो तो पता होना चाहिए ना, तब तो आप मैच कर पाओगे। दूसरा देखा गया केस लॉज बहुत पूछे गए। केस लॉज यानी जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप केस लॉज कवर करोगे, एंड केस लॉज आपका लैंडमार्क भी होगा प्लस आपका रिसेंट भी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेट वगैरह पूछी गई, एनफोर्समेंट डेट हो गई, कौन सा ईयर है, एक्ट कौन से ईयर में आया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगेन क्रोनोलॉजी आती है। दूसरा केस लॉज में ईयर इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिर क्रोनोलॉजी पर बेस्ड आपसे पूछ लिया जाएगा पहले केशवानंद भारती आया कि मिनर्वा मिल्स, मतलब उन्होंने 4 केस दे दिए, मान लीजिए केशवानंद, मिनर्वा मिल्स, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह। अब आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है पहले शंकरी था, फिर आपको पता है सज्जन सिंह था, फिर केशवानंद भारती था, फिर मिनर्वा मिल्स था, ठीक है। तो ये जब पढ़े रहोगे आप तभी तो कर पाओगे, ठीक है। तो और क्या देखा गया कि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो थे, बट क्या असर्शन रीजनिंग वाले कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे? नहीं, दे वर नॉट एट ऑल कंसेप्चुअल बेस्ड, दे वर फैक्चुअल बेस्ड। मतलब अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ लिया है ना, अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ा है, जिसको पता है हाँ भाई ये फलाना बेयर एक्ट क्या है, ठीक है, किसी को पता है कि बेयर एक्ट में क्या दे रखा है, तो आपको पता है कि हमें बेयर एक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन बेयर एक्ट बेसिकली, जिसमें आप प्रोविजंस पर ध्यान दोगे, आप केस लॉज पे ध्यान दोगे, और आप डेफिनेशन पर ध्यान दोगे। डेफिनेशन में पढ़ते टाइम हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बेसिकली हमें इस पर ध्यान देना है। और जब ये आप पढ़ लोगे देन यू विल प्रिपेयर फॉलोड बाय द केस लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर कवर होता है, ये जो चीजें आपसे पूछी गई थी, ठीक है। कुछ और चीजें थोड़ी बहुत देखी गई कि इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह भी आए थे, ICCPR था आपका, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो थे वो थे। तो देखा जाए तो उन्होंने कवर बहुत कुछ किया, 75 क्वेश्चंस, बट बहुत कुछ पूछा, ठीक है। पार्ट पेपर 2 में उन्होंने माइनर भी कवर किया, उन्होंने मेजर भी कवर किया, तो आपको फोकस तो सब पे करना है, लेकिन जो मैंने आपको बताया आप इस पे ध्यान देंगे। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में बहुत बेसिक चीजें पूछी गई। इंग्लिश आपका एरर वाला, इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी ठीक ठाक भी है तो आप एरर फाइंड आउट कर लोगे, आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लोगे। रीजनिंग आपकी ठीक ठाक है, आपने ब्लड रिलेशन कर लिया, आपने अल्फाबेट सीरीज कर ली, आपने साइलॉग्स के क्वेश्चन कर लिए, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि 25 ही क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना पूछ रहे हैं भाई, 2-2 3-3 भी पूछेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा 25 क्वेश्चन। फिर अगर मैथ्स में वो आपसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पूछ रहे हैं तो यही तो पूछेंगे, तो आपको पता है ना, वहां पे कोई सरप्राइज पैकेज तो आया नहीं है, आपको पहले से ही मालूम है कि मुझसे प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट और ये रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर वाले, ये एनटीए का फेवरेट है, रेशियो प्रोपोर्शन और ये मिक्सचर एलिगेशन ये उनका फेवरेट है, तो इसको तो आप डेफिनेटली करके जाओ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द CUET PG LLM का पेपर कैसा आया था। अगर आपका पेपर अच्छा गया है वेल एंड गुड, बिल्कुल इंतजार करिए आपका पेपर क्रैक हो जाए, बढ़िया सा आपको कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर आपका पेपर ठीक ठाक नहीं गया है तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आपके पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, आप स्टेट यूनिवर्सिटीज का देखते रहिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरे जाते हैं, आप वो फॉर्म भर सकते हो। कोर्स देखिए, सिलेबस जो है हर पेपर का सेम है, चाहे वो मैं क्लैट पीजी से लेकर क्लैट पीजी जो और एलेट पीजी जो टफेस्ट एग्जाम है पीजी के लिए, उनसे लेकर अगर मैं चलूं सबसे माइनर पे लेके चलूं स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर, ठीक है, बीच में आ गया CUET, तो आपका सिलेबस है सेम पूरा, क्योंकि अब माइनर हर कोई पूछ रहा है, अभी तक सिर्फ मेजर का रोल था, कोर क्योंकि सबको पता है सब पढ़ रहे हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं आप और अलग से क्या पढ़ रहे हो पेपर के लिए, दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन द माइनर लॉस, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि सिलेबस अगर सेम जा रहा है, what is the difference? The difference is just of the approach of solving the paper, ठीक है, the pattern is different। तो क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, जस्ट आपको क्या करना है, पढ़ा सिलेबस पूरा एक बार तैयार हो गया, अब जब पेपर आने वाला है तो क्या करना है, उसके 20-25 दिन पहले बस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, बस अपने आप को अप्रोच आपको अडॉप्ट हो जाएगी और आपके लिए सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी साथ साथ सारे के पेपर लगाओ, मैंने इसीलिए 20-25 दिन कहा, क्योंकि जो पेपर लगा हुआ है उसके 20-25 दिन फिर उसी को लग के करो, फिर ये नहीं है कि क्लैट का है पेपर तो CUET का भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये सब आप तैयारी के टाइम करो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप सिलेबस कंप्लीट करो उस टाइम आप XYZ कहीं से भी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करो, बट जब पेपर की डेट आउट है,
ठीक है, यू नो दैट फलाना तारीख को हमारा ये पेपर होने वाला है, इन दैट केस 20-25 दिन से आप टारगेट करो कि मुझे इसी पेपर के प्रीवियस ईयर लगाने। क्यों? क्योंकि पैटर्न मेरे दिमाग में छप जाना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि हाँ भाई 100 क्वेश्चन ही आते हैं, 25 पार्ट 1 से 75 पार्ट 2 से। ये मैं एग्जाम्पल CUET का दे रही हूँ, ठीक है। सो अभी भी आपका कोई बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। यू हैव द ऑप्शन फॉर द क्लैट पीजी एंड द एलिट पीजी। क्लैट पीजी का आपका 3 दिसंबर को होने वाला है पेपर, ठीक है, 2023 इसी ईयर में। एंड एलेट आपका होने वाला है 10 दिसंबर को, आगे पीछे है देखिए। तो आप चाहें तो ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, अभी एप्लीकेशंस आउट नहीं हुए हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। और आप चाहें तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। हम आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे। अगर आपने देखिए CUET की तैयारी कर ली है तो आपकी 50 से 60% प्रिपरेशन कंप्लीट है। अब आपको 40% एफर्ट और देना है और आपका क्लैट क्रैक हो सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड लाइक जरूर करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।